हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर बेटा। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर आपको हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। उसके अंदर आपको बताया था कि कौन से जंतु के अंदर कितना सीमन का आयतन वो देता है। अभी अब उस कड़ी के अंदर अपन आगे लेके चलते हैं। तो अगला टॉपिक अपना एआई के लिए वीर्य का आयतन। ठीक है, किस किस जंतु के अंदर अपन एआई करेंगे तो कितना अमाउंट चाहिएगा, कितनी मात्रा चाहिएगी अपने को, ताकि क्या हो वो जानवर प्रेग्नेंट हो जाए। अरे आखिर मकसद तो जानवर को प्रेग्नेंट करना ही है ना। तो सबसे पहले अपन इधर क्या कर लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं अपन जंतु, कि किस जंतु की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और उस साइड लिख लेते हैं उसका आयतन। ठीक है, कि कितना आयतन चाहिए होगा अपने को ताकि वो क्या हो, जानवर प्रेग्नेंट हो जाए। तो सबसे पहले जंतु में अपन बात करेंगे गाय भैंस की। कि गाय और भैंस के अंदर अपने को एआई करने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होती है। तो बेटा अपने को 1 ml वीर्य की आयतन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा कि किसकी बात करें, इसके बाद में क्या आ गया, भेड़ बकरी। भेड़ बकरी के अंदर बेटा 0.2 ml की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर भेड़ बकरी का पूछे ना दूसरा कि भेड़ और बकरी है ना, तो उसका होता है 0.2 ml। तो उसकी होती है 0.2 ml। अरे 0.2 ml अगर आपने वीर्य ढाल दिया तो फिर क्या होगा, वो फिर तो वो प्रेग्नेंट होके ही मानेगी। अगर हम बात करें तीसरी घोड़ी की, कि घोड़ी के अंदर कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो घोड़ी के अंदर आवश्यकता होती है बेटा 20 ml की, 20 ml सीमन की। अरे 125 ml देती है ना घोड़े के अंदर। कितना होता है सीमन का आयतन, लास्ट क्लास में बताया था बेटा आपको 125 ml। ठीक है, तो अपने अगर एक घोड़ी को प्रेग्नेंट करना है तो उसमें एआई के लिए वीर्य का आयतन कितना लेंगे बेटा अपन, 20 ml। 20 ml के अंदर क्या हो जाएगा, घोड़ी प्रेग्नेंट हो जाएगी भाई। ठीक है, अगर हम बात करें चौथी सुअरी की, तो बेटा सुअरी के अंदर तो आपको पहले बताया था हमने। ठीक है, कि उसका आयतन तो देख लो 250 ml तक होता है वीर्य का। तो इसमें प्रेग्नेंट करने के लिए भी आयतन ज्यादा की आवश्यकता होगी। अरे बेटा कितने आयतन की आवश्यकता होगी, 50 ml की। सही हो गए गुरुजी, सही कह रहे हो, क्योंकि 50 ml की क्या बेटा 12 बच्चे भी तो लेने हैं अपने को, 8 10 बच्चे भी लेने हैं ना। तो इसके लिए क्या है, ये 50 ml की अपने को आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए एआई करने के लिए जंतुओं का, किस किस जंतु के अंदर कितने का अमाउंट लेना पड़ेगा अपने को, वो हो गया। ठीक है, अब इसके आगे अपना एआई के लिए वीर्य छोड़ने का स्थान, कि किस किस जानवर में एआई करेंगे तो अपन वीर्य को कहां छोड़ेंगे। ठीक है, उनमें सबसे पहले अपन लेंगे जंतु, मान लो, या फिर इधर क्या लिख देते हैं, एआई के लिए वीर्य छोड़ने का स्थान। तो बेटा सबसे पहले तो अपन बात करेंगे गाय की। ठीक है, कि गाय में अपन क्या करेंगे, कहां वीर्य छोड़ेंगे। ठीक है, या किसकी बात करेंगे अपन, भैंस की। तो गाय भैंस में अपन कहां करेंगे, या तो बेटा छोड़ेंगे उसकी सर्विक्स के अंदर, मिड सर्विक्स के अंदर। या अपन क्या करते हैं, दूसरा मेथड क्या है कि आधा अमाउंट तो अपन सर्विक्स के अंदर छोड़ देंगे और आधा अमाउंट यूट्रस के अंदर। कि जैसे एक एआई की स्ट्रा है ना, उसको अपन ने क्या किया, अंदर ढाला, तो आधा तो क्या कर देंगे अपन सर्विक्स के बीच में छोड़ देंगे सीमन, और आधा सीमन क्या करेंगे अपन यूट्रस में छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक तो क्या मिड सर्विक्स, और दूसरा क्या है यूटेरो सर्विक्स, मतलब कि यूट्रस में भी और सर्विक्स में भी। अरे तो बेटा एआई करने जाओ तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड ज्यादा काम में ले लेते हैं लोग मिड सर्विक्स के बजाय, क्योंकि मिड सर्विक्स में छोड़ेंगे, ठीक है, तो हो सकता है अगर अपन ने आधा यूट्रस में छोड़ दिया तो अंडोत्सर्ग जल्दी हो गया, तो ये यूट्रस में जो सीमन छोड़ा है वो जल्दी पहुंच जाएगा ना आगे अंडे के पास। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, या तो अकेला सर्विक्स के अंदर ही छोड़ देंगे, जो सर्विक्स का बीच का हिस्सा है, जैसे मान लो ये बड़ी सर्विक्स है तो यहाँ बीच के अंदर छोड़ देंगे, या तो मिड सर्विक्स इसी को कहते हैं बेटा। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, आधा यूट्रस के अंदर और आधा
सर्विक्स के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्या आ गया, भेड़ बकरी। ठीक है, तो भेड़ बकरी के अंदर भी यही बात है बेटा, भेड़ बकरी के अंदर भी क्या करेंगे अपन, या तो करेंगे मिड सर्विक्स के अंदर उसके, ठीक है, या यूट्रो सर्विक्स। बेटा भेड़ बकरी गाय भैंस के अंदर क्या है, समान ही है। तो इसको तो देखो, आपको सीधी सी बात क्या कह देंगे अपन, बात के लिए रुमंथी जानवर भी कह सकते हैं बेटा इसकी जगह। रुमंथी जानवर कैसे कह सकते हैं कि गाय भैंस और भेड़ बकरी, इनको मिला के क्या, इनको ही क्या बोलते हैं अपन, रुमंथी जानवर। तो बेटा अगर रुमंथी जानवर ये ऑप्शन में मिल जाए ना आप, तो याद करने के लिए आपके आसान होगा कि इसमें मिड सर्विक्स या फिर क्या, यूट्रो सर्विक्स, कि आधा यूट्रस में और आधा कहां छोड़ देंगे अपने, सर्विक्स के अंदर। ठीक है, अब बात करें अगर तीसरा अपन घोड़ी के अंदर, कि घोड़ी के अंदर कहां छोड़ेंगे। अरे तो बेटा ध्यान है आपको कि घोड़ी के अंदर तो क्या होता है, जो घोड़ा होता है ना, वो भी कहां छोड़ता है, गर्भाशय के अंदर छोड़ता है सीधा सीमन को। जब उनके अंदर समागम की क्रिया होती है ना, तो घोड़ा क्या करता है, सीमन कहां छोड़ता है, गर्भाशय के अंदर छोड़ता है। तो बेटा अपन एआई करेंगे तो अपन कैसे चूक सकते हैं, अपन भी क्या करेंगे, गर्भाशय के अंदर ही छोड़ेंगे, जिसको क्या बोल दिया अपन ने, यूटेरस। ठीक है, और इनके अंदर जो गाय भैंस भेड़ बकरी होता है ना बेटा, इनके अंदर जब अपन समागम करवाते हैं, जैसे मान लो गाय का या भैंस का समागम करवा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जो सांड होगा या जो भैंसा होगा, वो कहाँ सीमन छोड़ेगा, वो योनि में सीमन छोड़ता है। ठीक है, जब नेचुरल होता है ना, इनका नेचुरल समागम करवाते हैं तो कहाँ छोड़ता है, योनि में। लेकिन बेटा घोड़ी है ना, उसके अंदर तो नेचुरली करवाएंगे ना अपन समागम, तो भी क्या करता है वो घोड़ा, गर्भाशय में सीमन छोड़ता है। तो बेटा अपन भी क्या करेंगे इसको, अपन भी गर्भाशय के अंदर क्या करेंगे, इसके सीमन छोड़ देंगे जब एआई करेंगे। ठीक है, चौथा क्या बच गया, सुअरी। तो सुअरी के अंदर भी क्या करते हैं अपन बेटा, सुअरी के अंदर भी गर्भाशय या यूट्रस के अंदर ही अपन जो एआई करते हैं, उस समय जो सीमन छोड़ेंगे वो कहां छोड़ेंगे, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय या यूट्रस कह लो। तो ये क्या होगा कि कहां कहां अपन सीमन छोड़ेंगे एआई करते समय, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि अगर छोड़ दिया आपने पहले ही, अब घोड़ी के अंदर आपने छोड़ दिया सर्विक्स के अंदर, तो बेटा सर्विक्स तो इसकी वैसे ही बहुत ही ढंग से पहचान में ही नहीं आती। ठीक है, तो अपने को ये चीजें इंपॉर्टेंट पता, अगर उस जानवर को ज्ञापन करना है बेटा, ठीक है, तो ये चीजें अपने को वैसे भी पता होनी चाहिए, और एग्जाम में तो ये पूछी जा ही सकती है। तो भाई साहब एग्जाम में तो गलत करना ही नहीं है। अब एआई करने का समय, कि एआई अपन कब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन अगर गाय भैंस की, तो गाय भैंस में अपन कब करते हैं कि ईस्ट्रस अवस्था शुरू हो जाए ना, उसके 12 से 24 घंटे बाद करते हैं। तो सबसे पहले अगर गाय भैंस की बात करें तो क्या है भाई, तो गाय भैंस में जैसे पता लगा कि बढ़िया इसके अंदर ईस्ट्रस आ गया, हीट आ गई भाई, ठीक है, आदमी को पता लग गया हीट आ गई, तो हीट आने के 12 से 24 घंटे के बाद करते हैं अपन। ठीक है, या कह सकते हैं ईस्ट्रस अवस्था शुरू होने के 12 से 24 घंटे में। ठीक है, 12 से 24 घंटे के अंदर के अपन क्या कर लेंगे, या 12 से 24 सॉरी 12 से 18 घंटे के अंदर, अरे 24 तो ज्यादा हो जाएंगे बेटा, मैंने तो 12 से 24 घंटे का तो पूरा ही होता है इसमें स्ट्रेस ही, तो 12 से 18 घंटे तक अपन क्या करेंगे, इसमें एआई कर देंगे। अब इस 12 से 18 घंटे को अपन क्या कह सकते हैं कि मिड हीट में, या उसको क्या कहेंगे अपन, स्टैंडिंग हीट। मिड हीट क्या होती है बेटा, अरे जो हीट है ना, हीट की लंबाई है, उसके अंदर मिड हीट मतलब कि जो हीट का पीरियड है उसके बीचों बीच में अपन जिस टाइम क्या सबसे ज्यादा हीट होती है, उस टाइम अपन यही करेंगे, तो सबसे ज्यादा चांस है प्रेग्नेंट होने के। मिड हीट, या अपन उसको क्या कह देते हैं, दूसरा स्टैंडिंग हीट। अरे बेटा स्टैंडिंग हीट भी कुछ नहीं है, खड़ी हीट कह दो हिंदी के अंदर। अरे खड़ी हीट भी कुछ नहीं है बेटा, ये भी क्या है कि जो मिड हीट है, जहां पे जानवर सबसे ज्यादा हीट में रहता है, उस टाइम यही कर दो। ठीक है, तो अपन कब यही कर रहे हैं कि 12 से 18 घंटे के बाद यही कर रहे हैं। ठीक है, गाय भैंस के अंदर। दूसरा, और बेटा एक और प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है, ये तो आपको बता दिया मैं एग्जाम की दृष्टि से। अरे आपको वैसे बता दूं मैं कि एआई 2 बार करनी चाहिए,
कैसे कि जैसे मान लो जानवर हीट में आ गया और आपको पता लग गया कि जानवर हीट में है, तो एक एआई तो करो अब और एक करो उसके 12 घंटे बाद। ठीक है, जैसे आपको पता लगा, शाम को पता लग गया, तो आप क्या करो, एक शाम को एआई करवा लो, एक एआई अगले दिन सुबह करवा लो। उससे एक एआई के रिजल्ट आने के चांसेज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मैं फील्ड के तरीके से बता रहा हूं। क्यों? अरे बेटा, हमारे बच्चे को चाहे वो फील्ड में रहे चाहे वो एग्जाम में रहे, कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करें भेड़ बकरी की। ठीक है, कि भेड़ बकरी के अंदर एआई कब करनी चाहिए, तो वही बात है बेटा, ईस्ट्रस अवस्था जब शुरू हो गई ना, उससे 12 से 24 घंटे बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एआई करेंगे। ठीक है, मेरे याद रह गया था भेड़ बकरी का। तो ईस्ट्रस अवस्था शुरू होने के 12 से 24 घंटे में, 24 घंटे में, या अपन क्या कर सकते हैं इसको, मिड हीट। अरे भेड़ बकरी के अंदर भी अपन कब करेंगे कि जब वो ईस्ट्रस अवस्था शुरू हो गई, उसके 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर अपन क्या कर देंगे, उसके अंदर एआई कर देंगे। या क्या कह सकते हैं अपन कि बेटा जो भेड़ बकरी के अंदर हीट आई हुई है, उसके बीचों बीच का क्या मतलब है कि उस टाइम सबसे ज्यादा हीट में रहे जानवर, उस टाइम क्या कर देंगे अपन, मिड हीट का मतलब ये है, मिड मतलब बीचों बीच हीट के। ठीक है, उसी टाइम कर देंगे अपन उसके अंदर एआई। तो बेटा एआई कर देंगे तो वो जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब बात करो कि चलो बात ठीक है गुरुजी आपकी, लेकिन आप तो घोड़ी में बताओ कि घोड़ी में एआई कब करेंगे। ठीक है, तो घोड़ी में अपन एआई कब करते हैं, तो बेटा ईस्ट्रस के हर दूसरे दिन क्या करेंगे अपन, उसके अंदर एआई करेंगे। जैसे ईस्ट्रस आज स्टार्ट हो गया तो अपन ईस्ट्रस के हर दूसरे दिन, ठीक है, एआई करेंगे उसके अंदर। ईस्ट्रस के हर दूसरे दिन अपन क्या करेंगे, उसके अंदर एआई करेंगे घोड़ी के अंदर। लेकिन सूअरी के अंदर ईस्ट्रस के एक दिन बाद, जैसे मान लो आज हो गया ईस्ट्रस स्टार्ट, आज उसकी हीट स्टार्ट हो गई सूअरी के अंदर, उसके एक दिन बाद क्या करेंगे अपन उसके अंदर, आज हो गई तो मतलब कल कर देंगे एक दिन बाद। ठीक है, तो चौथा क्या हो गया, सूअरी। तो सूअरी के अंदर अपन कब एआई कर देंगे बेटा, तो ईस्ट्रस के एक दिन बाद, ईस्ट्रस के एक दिन बाद। ठीक है, तो बेटा ये टाइम एग्जाम में पूछ सकते हैं, खासकर पूछ लेंगे कि गाय भैंस में एआई कब करते हैं, तो या तो आपको ऑप्शन दे देंगे मिड हीट, या दे देंगे आपको स्टैंडिंग हीट, या दे देंगे ईस्ट्रस अवस्था के 12 से 18 घंटे में। तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है मेरे लाडलो। ठीक है, अरे गुरुजी आपने इतना पढ़ा दिया तो अब गलत तो चांसेज है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं करोगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि अपने को तो एक का एक क्वेश्चन सही करना है। तो क्या हो गया, अब अपन पढ़ेंगे वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता और प्रतिशत, कि जो वीर्य है उसके पर एमएल में, 1 ml में है ना, कितने शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु की सांद्रता से मतलब है कि 1 ml में कितने शुक्राणु पाए जाते हैं। तो अपन वो पढ़ेंगे किस किस जानवर के अंदर 1 ml में कितने शुक्राणु पाए जाते हैं, या कितना प्रतिशत शुक्राणु पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत का मतलब क्या है कि जैसे 1 ml है उसमें 80% तो शुक्राणु है, और बाकी क्या है कि बाकी वीर्य के अंदर शुक्राणु का प्रतिशत इतना प्रतिशत है, बाकी तो क्या है उसका प्लाज्मा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, इधर लिख लेते हैं जंतु, दूसरे क्या लिखते हैं, वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता लिख लेते हैं यहां पे बीच में, वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता। अब सांद्रता अपन किसके अंदर करेंगे बेटा, मिलियन पर एमएल, कि कितने मिलियन स्पर्म हैं 1 ml के अंदर। ठीक है, 1 ml के अंदर कितने मिलियन स्पर्म है। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे अपने, वीर्य में शुक्राणु का प्रतिशत, वीर्य में शुक्राणुओं का प्रतिशत। अरे तो बेटा सबसे पहले जो अपन जंतु लेंगे, ठीक है, गाय भैंस। ठीक है, गाय भैंस मतलब, अरे गाय मत समझ लेना इसका मतलब तुम कि सांड और भैंसा, ये समझना। अब गाय भैंस थोड़ी ना स्पर्म दे देंगी,
ठीक है, तुम कहोगे गुरुजी ऐसा तो नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। इसके अंदर होते हैं 1200 मिलियन पर एमएल। 1200 मिलियन पर एमएल कितने, गाय और भैंस के अंदर 1 एमएल के अंदर कितने स्पर्म होते हैं? 1200 मिलियन होते हैं। तो ये इसकी ये भी ध्यान रखना कि कितने मिलियन, कितने एमएल के अंदर, 1 एमएल के अंदर कितने मिलियन स्पर्म होते हैं? 1200 एमएल। ये क्या है? सांद्रता इसी को कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकता है। ठीक है, और कितने प्रतिशत शुक्राणु होते हैं बेटा? 80%। गाय भैंस के अंदर कितने होते हैं? 80% शुक्राणु होते हैं। अब बात कर लो भेड़ की। ठीक है, भेड़ की, अब इसके अंदर तो क्या होता है? एमएल तो इसका आयतन होती है, इसके भेड़ के अंदर वीर्य का आयतन होता है वो कम होता है। अब बेटा आयतन कम होगा तो क्या होगी? सांद्रता ज्यादा होगी। तो बेटा इसके अंदर 3000 मिलियन पर एमएल होता है। 3000 मिलियन पर एमएल। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 एमएल के अंदर 3000 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। तो देखो बेटा शुक्राणु बहुत ज्यादा मिलते हैं इसके अंदर, मतलब कि 90% शुक्राणु मिलते हैं। ठीक है, अब घोड़े की बात कर लो आप कि घोड़े में कितने मिलते हैं। तो बेटा घोड़े के अंदर 120 मिलियन पर एमएल मिलते हैं। मतलब क्या हुआ? अरे बेटा गुरुजी अब तो समझ गए हम कि 120 मिलियन शुक्राणु कितने 1 एमएल में मिल रहे हैं घोड़े के में। ठीक है, मतलब कि 70% वीर्य में शुक्राणु की प्रतिशत होता है, 70% होते हैं वीर्य में शुक्राणु। अगर बात करें अपन सुअर की, चौथा क्या है? सुअर। तो बेटा सुअर के अंदर 270 मिलियन पर एमएल होते हैं। 270 मिलियन। और अगर पूछा जाए प्रतिशत, वीर्य में शुक्राणु का प्रतिशत कितना होता है सुअर के अंदर, तो बेटा 60% होता है। तो देखो काम की बात क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर कि निम्न जानवरों में से या निम्न जंतुओं में से सबसे ज्यादा वीर्य की सांद्रता किस जानवर में होती है? तो बेटा किस जानवर के अंदर मिल रही है? भेड़ के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा सांद्रता कहां मिल रही है? भेड़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे क्या कर सकते हैं? एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा सांद्रता, क्योंकि देखो इसमें गाय भैंस में 1200 ही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कितनी है? 3000 है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? कितनी सांद्रता होती है। ठीक है, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये प्रतिशत तो फिर भी कभी कभार पूछते हैं, लेकिन ये तो आपको सांद्रता तो बिल्कुल ध्यान रखनी है, कतई भूलना नहीं है बेटा, क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है इसमें से। ठीक है, फिर इस तरह के प्रकार से पहले अपन कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं कि वीर्य का जो अपन हिमशीतलन करते हैं उसके लिए अपन क्या पदार्थ उपयोग में लेते हैं, वो अपन पढ़ेंगे कि वीर्य के हिमशीतलन के लिए क्या पदार्थ उपयोग में लेते हैं। बेटा सबको पता है, अरे बेटा लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं, Ln2 कहते हैं जिसको। अरे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप सबको पता होगा, नहीं कर रहे होंगे तो जरूरत पड़ेगी। वीर्य के हिमशीतलन के लिए क्या करते हैं? Ln2, जिसको क्या बोलते हैं अपन? तरल नाइट्रोजन। Ln2 बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं अपन? तरल नाइट्रोजन उपयोग में लेते हैं। अरे बेटा तुम देखते हो ना, जब तब कोई आप डॉक्टर बनोगे जब, तो एक इतना बड़ा एआई की जो स्ट्रा है उनको रखने के लिए जार लेके जाते हो इतना बड़ा आप, उस जार के अंदर क्या होता है बेटा? Ln2 डलवाते हैं अपन, तरल नाइट्रोजन। ठीक है, अब तरल नाइट्रोजन क्यों लेते हैं भाई? तरल नाइट्रोजन ऐसा क्या काम है कि अपन तरल नाइट्रोजन लेते हैं? तो बेटा जो Ln2 का तापमान होता है ना, वो -196 डिग्री होता है, -196 डिग्री। इसीलिए अपन क्या करते हैं? Ln2 लेते हैं। तो Ln2 क्या? तरल नाइट्रोजन का तापमान। कितना होता है?
अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। -196 डिग्री, माइनस में होता है बेटा 196 डिग्री, प्लस में मत कर देना कहीं तुम, ठीक है। ऑप्शन में आपको प्लस 196 डिग्री, -196 डिग्री ऐसे ऑप्शन में मिल सकता है, तो माइनस है। क्यों? क्योंकि बेटा इतना कम तापमान पे उन शुक्राणुओं को रख दें कि उस टाइम इतने कम तापमान पे शुक्राणु काम ही नहीं करते, वो पड़े रहते हैं। अगर उस टाइम भी जिंदा रहेंगे तो क्या होगा, वो शुक्राणु तो सारी एनर्जी लेके मरा जाएंगे पहले ही। तो क्या करते हैं, वो बहुत ही कम तापमान पे अपन शुक्राणु को क्या करते हैं, एकत्रित रखते हैं, ताकि क्या रहे, वो लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है। अगला क्या है कि हिमशीतलन जो वीर्य है, जो अपने हिमशीतलन कर रखा है, ठंडा कर रखा है जिसको, बिल्कुल हिम की जैसे, ठीक है, उसमें क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट क्या रहता है। जो क्रायोप्रोटेक्टिव क्या है बेटा, जो इन शुक्राणु को, बेटा इतनी ठंड में शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए ऐसा कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए ना, जो शुक्राणु को -196, अगर अपने इतने टेम्परेचर पहुंच जाए तो अपना क्या हो जाए, अपनी तो बर्फ बन जाए, जम जाए अपना तो खून। तो इन शुक्राणुओं को भी तो जम सकते हैं ना, शुक्राणु भी तो मर सकते हैं ना। तो इनको बचाने के लिए जो पदार्थ उपयोग में लेते हैं उसको कहते हैं क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है। तो अपन उसको क्या कहेंगे, हिमशीतलन वीर्य के लिए, जो हिमशीतलन वीर्य के लिए क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट क्या लेते हैं, तो बेटा अपन लेते हैं ग्लिसरोल। उसका नाम क्या है, ग्लिसरोल। अरे बेटा क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट बता तो दिया, इतने कम तापमान पे -196 डिग्री पे शुक्राणु को जीवित रखने के लिए भाई, ताकि वो क्यों इतने कम तापमान पे शुक्राणु को जीवित रख सके, ऐसा पदार्थ, ये तो क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट ही कहते हैं उसको। ये ग्लिसरोल है ना, इतने कम तापमान पे क्या करता है, शुक्राणु को बचा लेता है, उनको मरने नहीं देता। क्यों? अरे इतने कम तापमान में तो अगर अपन पहुंच जाए तो अपनी क्या है, अपना ही आइसक्रीम बन जाए, अपनी कुल्फी बन जाए उसके अंदर, तो ऐसे तो शुक्राणु की कुल्फी बन जाएगी। नहीं बेटा, ये ग्लिसरोल है ना, जो क्या है, एक क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट है, ये कुल्फी नहीं बनने देगा शुक्राणु की, उनको बचाए रखेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली चीज क्या है कि अपन वीर्य की जो थॉविंग करते हैं उसका तापमान कितना होता है बेटा। तो अगली चीज क्या है, वीर्य की थाविंग। वीर्य की थाविंग कितने तापमान पे करेंगे अपन, तापमान में लिख लो चाहे आगे। पहली बात तो ये हो गई गुरुजी, ये थाविंग क्या होती है बेटा। तो बेटा अपन क्या करते हैं, उस लिक्विड नाइट्रोजन जार के अंदर सीमन रखी हुई होती है, उसको क्या करते हैं, वो तो कितनी डिग्री पे होती है, -196 डिग्री पे होती है, तो उसको बाहर निकालेंगे -196 डिग्री से। अब ऐसे थोड़ी ना कि वो क्या हो, सीधा ही उसको लगा दिया भैंस के, नहीं बेटा, उसको पहले क्या करते हैं अपने 37 डिग्री का गुनगुना पानी लेते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 37 डिग्री का क्या लेते हैं अपन, गुनगुना पानी ले लेते हैं। कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए उसके अंदर रख देते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, गांव में यही करने आते हैं तो क्या करते हैं, वो पहले सीमन को निकाल के उस जार में से है 37 डिग्री का जो पानी, गुनगुना पानी मंगाते हैं, थोड़ा पानी गर्म कर लाओ, फिर हाथ से चेक कर लेते हैं वो कि अच्छा अपने हाथ जितना ही तापमान है, तो बेटा वो तापमान कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको हाथ से नहीं करना, आजकल तो क्या होता है, कागज का थर्मामीटर आता है, कागज जैसा ही होता है वो, जैसे उसके लेमिनेशन आती है ऊपर, ठीक है, इतना ही 10 20 50 रुपए का मिलता है, तो हमेशा जेब में रखा करो बेटा। उससे क्या आप 37 डिग्री तापमान सही लोगे ना, वो 30 सेकंड तक ही लोगे, ठीक है। तो बेटा उसके रिजल्ट है ना एआई के बहुत बढ़िया आएंगे। अगर अपन हाथ से चेक करके ऐसे लगा रहे हैं ना, तो उसके इतने एआई के रिजल्ट नहीं आएंगे। बार बार में आपको गाँव वाले कहेंगे कि जी बार बार में भैंस क्या है, फिर रही है, बार बार में क्या हो रही है, भैंस प्रेग्नेंट नहीं हो रही, रिपीट ब्रीडर हो गई। तो बेटा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि थाविंग करें। क्यों? अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर कर लिया ना 37 डिग्री से, तो क्या होगा, स्पर्म मर जाएंगे, और इससे कम पे कर लिया तो स्पर्म एक्टिव ही नहीं हो पाएंगे दोबारा से। तो बेटा 37 डिग्री पे 30 सेकंड के लिए अपने को क्या करना है, उसकी थाविंग करनी है, समझ गए। और थाविंग का मतलब क्या होगा, वीर्य के तापमान वातावरण के
बराबर लाना या वातावरण के समान करना, यही क्या है, थाविंग है। इसको अपन क्या कह सकते हैं कि वीर्य का तापमान शरीर के समान लाना, या कह सकते हैं वातावरण के समान लाना। जो वातावरण से तो क्या मतलब है, शरीर से मतलब है। क्यों? क्योंकि अंदर किसके अंदर छोड़ेंगे अपन, भैंस के अंदर छोड़ेंगे सीमन को, तो उसके सीमन के उसके वातावरण के समान ले आते हैं 37 डिग्री पे। फिर क्या होगा, तो बेटा 37 डिग्री पे ले आए तो वो स्पर्म दौड़ने लगते हैं, ठीक है, भागने लगते हैं, फिर तो उनको कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो 37 डिग्री पे 30 सेकंड तक रख लिया तो फिर वो स्पर्म दौड़ने लगते हैं। तो जैसे अपन ने क्या किया, एआई की भैंस के अंदर वो सीमन रखे और भाई साहब वो क्या हुए, शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं, आपस में मिलके निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक अपना स्ट्रा के प्रकार। तो बेटा कौन कौन सी स्ट्रा होती है, ठीक है, उसमें कितना कितना आयतन होता है। तो यहां तो क्या हो गई, इधर तो लिख लेंगे अपने स्ट्रा के प्रकार की, कौन कौन सी टाइप की स्ट्रा अपन यूज करते हैं। स्ट्रा क्या हो गई, अरे बेटा जो सीमन लगाने के लिए अपन यूज करते हैं ना, जार के अंदर लेके ले जाते हैं, जिससे क्या होगा, एआई करते हैं, इतनी बड़ी आती है पतली सी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रा कहते हैं। अलग अलग टाइप की होती हैं। उसमें पहले में क्या लेंगे, उसमें वीर्य का आयतन कितना होता है, कौन सी स्ट्रा में वीर्य का आयतन कितना होगा, ये चीज एक तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या ऊपर कहेंगे स्ट्रा की लंबाई कितना होगी, स्ट्रा की लंबाई, या क्या कह देंगे अपने कि उस स्ट्रा का व्यास कितना होगा, स्ट्रा का व्यास कितना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पहली स्ट्रा लेते हैं वो कौन सी है, जर्मन स्ट्रा। सबसे पहली स्ट्रा कौन सी है, जर्मन स्ट्रा। तो ये जर्मन स्ट्रा इतनी अपने उपयोग में नहीं लेते बेटा, ये पहली बात तो आपको बता दूं, लेकिन फिर भी क्या है, ये बनाई गई है स्ट्रा, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना जरूरी, और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर बेटा कितना आयतन होता है, 0.25 ml, ठीक है। एक स्ट्रा के अंदर वीर्य का कितना आयतन मिलेगा आपको, 0.25 ml मिलेगा। और इसकी जो लंबाई पूछ ले अगर स्ट्रा की, तो लंबाई कितनी होती है बेटा, 65 mm। 65 mm इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। और अगर पूछ ले अपने को व्यास, तो व्यास कितना होता है बेटा इसका, 2.6 mm। व्यास क्या होता है, व्यास कैसे, ये तो क्या हो गई, पेन की लंबाई हो गई, ठीक है। और इस पेन का ये पूरा कितना गोल है, कितना चौड़ा हो गया, ठीक है, नहीं सिर्फ 1.8 है ये, ठीक है, ये कितना गोल हो गया ये, तो ये क्या होता है, इसका व्यास होता है। तो इसका व्यास कितना है, 2.8 mm। अब क्या है, एक ये तो क्या हो गई, जर्मन स्ट्रा हो गई। एक होती है फ्रेंच मिनी और एक होती है फ्रेंच मीडियम। तो एक तो होती है फ्रेंच मिनी स्ट्रा, दूसरी क्या होती है, फ्रेंच मीडियम स्ट्रा। ठीक है, तो फ्रेंच मिनी और फ्रेंच मीडियम दो स्ट्रा होती हैं। अब फ्रेंच मिनी के अंदर बेटा कितना होता है, फ्रेंच मिनी के अंदर भी सेम 2.25 ml, 0.25 ml, मतलब 0.25 ml इसके अंदर क्या होता है, 0.25 ml क्या होता है इसके अंदर, आयतन होता है सीमन का। और मीडियम की बात करें तो बेटा मीडियम के अंदर क्या होता है, इससे डबल होता है, मतलब 0.50 ml। अब अगर अपन बात करें लंबाई की, तो बेटा लंबाई दोनों की समान होती है, 133 mm। फ्रेंच मिनी की और फ्रेंच मीडियम की दोनों की लंबाई क्या है, स्ट्रा की समान है, 133 mm। लेकिन बेटा गुरुजी बोला, गुरुजी इसकी लंबाई तो समान है, लेकिन फिर इसमें आयतन कैसे ज्यादा आया, तो बेटा इसका व्यास ज्यादा होता है। कैसे, मिनी का तो व्यास कितना होता है, 2 mm, ठीक है, फ्रेंच मिनी का तो, और जो फ्रेंच मीडियम है उसका कितना होता है, 2.8 mm, ठीक है। इसीलिए क्या 2.8 mm है ना, देखो व्यास ज्यादा है ना इसका, इसीलिए तो क्या आएगा इसके अंदर
क्या आता है 0.50 ml आता है। अब सबसे अधिक जो अपने उपयोग में आती है, जो आप देखते हो कि फील्ड में आप भी यही करते हो या आपने यही करते हो, या अगर नहीं करते तो करते हुए कम से कम देखा होगा, ठीक है। तो जो फील्ड के अंदर अपन यूज करते हैं स्ट्रा, वो कौन सी स्ट्रा होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना जरूरी है। तो बेटा ये फ्रेंच मिनी है, ये मिनी स्ट्रा क्या करते हैं फील्ड के अंदर यूज करते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि जो फील्ड के अंदर यूज करते हैं उसके अंदर वीर्य का आयतन कितना आता है 0.25 ml आता है, ठीक है। तो अपन यहां लिख देते हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक काम में ली जाने वाली स्ट्रा कौन सी है, एक से क्वेश्चन आ सकता है एक एग्जाम में। तो क्वेश्चन तो अपने को गलत करना ही नहीं है भाई, सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली स्ट्रा कौन सी है, तो कौन सी है बेटा फ्रेंच मिनी स्ट्रा, ठीक है, फ्रेंच मिनी स्ट्रा। तो बेटा इंपॉर्टेंट है चीज, क्योंकि फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं। अरे एआई तो इतना बड़ा योगदान हो रहा है एआई का, तो आजकल तो नेचुरल तो कोई करवाता ही नहीं। तो जो आप स्ट्रा यूज कर रहे हो वो कौन सी है फ्रेंच मिनी स्ट्रा। कितना आयतन है इसके अंदर, अरे गुरुजी ये तो बता ही दिया था भी आपने कि 0.25 ml होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान की। कृत्रिम गर्भाधान को क्या कह देते हैं बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अरे जिसको क्या बोल देते हैं पढ़े, एआई भी तो कह देते हैं इसको। एआई क्यों कह देते हैं, इस आर्टिफिशियल का तो ले लिया ए, अरे इस इंसेमिनेशन का ले लिया आई, तो क्या हो गया ये एआई, इसीलिए इसको एआई बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से बोल दिया कुछ भी, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अपन एआई करते हैं जंतुओं के अंदर, तो एआई करने का तरीका क्या क्या होता है, किस किस जंतु के अंदर किस तरीके से अपन एआई करेंगे, यो चीज अपन पढ़ेंगे। तो यहां क्या लिख लेते हैं अपन, इधर तो लिख लेते हैं जंतु कि कौन कौन जंतु के अपन बात करेंगे, और इधर क्या लिख देते हैं एआई करने का तरीका या एआई करने की विधि, करने का तरीका कह लो चाहे विधि कह लो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे अपन, बोले गुरुजी हमेशा लेते हैं वही लेंगे, गाय भैंस लेंगे, ठीक है। तो बेटा गाय भैंस के अंदर आप सबको पता है कि एआई कैसे करते हैं, बोले गुरुजी नहीं पता, अरे बेटा पता है, बस आपको नाम नहीं हो सकता, नाम नहीं पता हो कैसे, जब देखा है कि आप जब एआई करते हो या आपने किसी को नहीं किया तो किसी को करते हुए देखा होगा, क्या करता है एक हाथ देता है रेक्टम में, ठीक है, और दूसरे हाथ से क्या करता है स्ट्रा क्या करता है वेजाइना के अंदर देता है। तो रेक्टम भी इन्वॉल्व है, मलद्वार भी इन्वॉल्व है और वेजाइना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वेजाइना के अंदर तो क्या कर रहे हैं स्ट्रा दे रहे हैं और रेक्टम के अंदर दे रखा है हाथ। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसीजर को, इसको बोलते हैं बेटा रेक्टो वेजाइनल मेथड, रेक्टो वेजाइनल मेथड। देखो रेक्टो क्या, अरे रेक्टम में हाथ देते हैं ना अपन, और वेजाइनल क्या कि वेजाइना के अंदर क्या देते हैं अपने, वो एआई गन पास करते हैं। तो क्या हो गया ये रेक्टो वेजाइनल मेथड हो गया। बताओ आप सबको पता था ये, तो बोले गुरुजी बिल्कुल पता था। अगर बात कर ले घोड़ी की कि घोड़ी में एआई कैसे करते हैं, तो बेटा घोड़ी के अंदर तुम गाय भैंस की तरह एआई करने मत लग जाना, ठीक है। गाय घोड़ी के अंदर क्या करते हैं वेजाइनल मेथड से करते हैं, सिर्फ उसके अंदर रेक्टम के अंदर हाथ नहीं देते भाई, वेजाइना के अंदर ही देके करते हैं, ठीक है। तो उसका अंदर घोड़ी के अंदर कौन सा मेथड हो गया वेजाइनल। एग्जाम में आ जाए और तुम्हें याद नहीं रहे तो तुम ऐसे मत सोच लेना कि यार वो भी तो बड़ा ही जानवर है, उसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, एक हाथ रेक्टम में दिया, दूसरे हाथ से वेजाइना में एआई गन पास करी और फिर क्या कर देंगे उसके अंदर एआई कर देंगे। नहीं बेटा घोड़ी के अंदर अलग है, घोड़ी के अंदर सिर्फ वेजाइना है, उसके रेक्टम में हाथ देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें भेड़ बकरी की, तो भाई इसकी तो ना तो अपन दे सकते वेजाइना में हाथ और ना ही दे सकते इसके रेक्टम में हाथ। अभी तो बेचारी पहले बहुत छोटे छोटे जानवर है भाई, इससे अपने अन्याय नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं बेटा, एक वेजाइनल स्पेक्यूलम आता है, वेजाइनल स्पेक्यूलम मेथड है। अब गुरुजी ये क्या है यार, बता दो एक बार कम से कम।
वेजाइनल स्पेक्युलम मेथड। ठीक है, वेजाइनल स्पेक्युलम मेथड क्या है? इसके अंदर बेटा एक वेजाइनल स्पेक्युलम आता है, ठीक है, जो क्या करता है, जिससे अपन उसको वेजाइना के अंदर ढाल के, योनि के अंदर ढाल के उसको ऐसे दबाते हैं ना, तो योनि का मार्ग चौड़ा हो जाता है, तो अपने को दिखने लग जाता है उसके अंदर, और अंदर दिखने लग जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर एआई गन पास कर देंगे। तो कुल मिला के एक वेजाइनल स्पेक्युलम इंस्ट्रूमेंट आता है, एक उपकरण आता है, इंस्ट्रूमेंट। वेजाइनल स्पेक्युलम में एक उपकरण आता है जिसको अपन क्या करेंगे, वेजाइना के अंदर देके, योनि के अंदर देके उसको दबा देते हैं, क्या होगा, योनि चौड़ी हो जाती है, और उसके अंदर फिर अपन आराम से दिखने लग जाता है अंदर, तो अपन एआई गन आराम से पास कर देते हैं। तो और कुछ नहीं है भाई, ये इतना ईजी है। अगर सुअर के अंदर बात करें अपन कि सुअर के अंदर किस तरीके से अपन एआई करेंगे, तो इसके अंदर तक कोर्क स्क्रू पाइपेट आती है एक, उससे करेंगे अपन सुअर के अंदर कोर्क स्क्रू पाइपेट मेथड। ठीक है, इस मेथड से क्या करेंगे अपन, सुअर के अंदर एआई करेंगे। क्यों? क्योंकि सुअर के अंदर क्या होता है, जो सुअरी है उसमें कोर्क स्क्रू आकार की सर्विक्स पाई जाती है। तो बेटा अब कोर्क स्क्रू सर्विक्स होगी तो उसमें तुम सिंपल चीज थोड़ी ना दे दोगे, इसीलिए क्योंकि जो इसमें चाहे तुम लिखना चाहो तो लिख लो, नीचे लिखवा देता हूं आपको। पहले ये तो देख लो कि सुअर के अंदर किस मेथड से करते हैं अपन, कोर्क स्क्रू पाइपेट मेथड से करते हैं। क्यों? यह आपको आगे लिखा देता हूं चाहे कि सुअर में सर्विक्स कोर्क स्क्रू आकार की होती है, इसलिए पाइपेट भी कैसी लेंगे, कोर्क स्क्रू जैसी लेंगे, तभी क्या होगा, तभी ढंग से उसमें एआई हो पाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपको अलग अलग जानवरों के अंदर कहाँ कहाँ किस मतलब कौन से तरीका होगा जिससे अपन एआई करेंगे वो आपको बता दिया। अरे बेटा ये जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ठीक है, घोड़ी के अंदर तुम रेक्टम में हाथ दे के एआई कर रहे हो तो हो गया ब्लंडर, क्या सोचेगा ओनर, आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, अगला टॉपिक अपना जो बेटा वीर्य विश्लेषण करेंगे, कि वीर्य को अपन ने माइक्रोस्कोप में देखा है और फिर उसके बाद में अपन उसका पता लगाएंगे। तो उसके अंदर कौन कौन सी एक शब्दावली टाइप में हो गया कि किस कौन कौन सी अपन देख लिया, तो उसमें स्पर्म है, स्पर्म का आयतन कम है, स्पर्म का आयतन ज्यादा है, या स्पर्म उसके अंदर कम मिल रहे हैं, स्पर्म की सांद्रता ज्यादा मिल रही है, तो उसके आधार पर अपन ने अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एस्पर्मिया। ठीक है, सबसे पहला पढ़ेंगे अपन एस्पर्मिया। एस्पर्मिया क्या होता है बेटा, कि वीर्य का आयतन शून्य होना, या वीर्य की जो मात्रा है वो शून्य होना, कि जैसे तुमने उसके अंदर क्या किया, उसके वीर्य को एकत्रित किया तो वीर्य आया ही नहीं। ठीक है, मतलब वीर्य निकला ही नहीं। वीर्य का आयतन कितना है, शून्य है, तो वीर्य का आयतन या मात्रा शून्य होना, उसको क्या बोल देते हैं, एस्पर्मिया। अब बेटा जो भी मैं आपको ये डेफिनेशन लिखाऊंगा इसके अंदर में क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज तो बेटा अल्टीमेट यही है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो बेटा उसमें ऐसे आ जाएगा आपको क्वेश्चन में कि वीर्य के आयतन या मात्रा का शून्य होना, वीर्य के आयतन का शून्य होना कहलाता है एस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया, हाइपरस्पर्मिया, या सभी। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो ये डेफिनेशन पीछे वाले दिखा रहा हूं ना, एक तरीके से क्वेश्चन है कि वीर्य के आयतन का शून्य होना क्या कहलाता है। वैसे क्या दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन, हाइपोस्पर्मिया। दूसरा क्या पढ़ लेंगे अपन, हाइपोस्पर्मिया। अब इसके नाम से पता लग रहा है, हाइपो, हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर, हाइपर क्या हो गया, तू तो यार हाइपर हो रहा है, हाइपर मतलब कि वो उत्तेजित हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हाइपर को क्या बोलते हैं, ज्यादा। और अगर हाइपो आ गया, हाइपो का मतलब कम, तो वीर्य का आयतन सामान्य से कम होना, इसका मतलब क्या हो गया, हाइपो हो गया ना ये, तो मतलब क्या हो गया, वीर्य का जो आयतन था
वीर्य का आयतन सामान्य से कम होना। कि मान लो घोड़ा कितना देता है, 125 ml देता है, ठीक है, उसका आयतन कितना मिला आपको, 100 ml ही मिला, तो अपन उसको क्या कह देंगे, हाइपोस्पर्मिया कह देंगे। कि जो अपने को वीर्य का आयतन जो नॉर्मल मिलता है, सामान्य रूप से जो मिलता है उससे कम होना, कम मिला है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, हाइपोस्पर्मिया बोल दिया। अब गुरुजी अगर हाइपो हो सकता है तो हो सकता है ना कि ज्यादा आयतन भी मिले, तो उसको अभी तो बताया था मैंने क्या कहते हैं, उसको हाइपरस्पर्मिया कहते हैं। हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा, हाइपर स्पर्मिया। अरे तो बेटा अभी तो बताया है कि हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, कि तू मेरे पे हाइपर मत हो, कि तू मेरे पे चढ़ मत, ठीक है। हाइपर स्पर्मिया क्या हो गया, कि वीर्य का आयतन सामान्य से अधिक, उसको क्या बोल दिया अपन ने, हाइपर स्पर्मिया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, वीर्य का आयतन सामान्य से अधिक होना, ठीक है। अगर सामान्य से अधिक हो गया, हो जाता है बेटा। अब तुम कहोगे गुरुजी सामान्य से अधिक कैसे हो गया है, ऐसा कैसे हो गया कि वो नॉर्मल देता है उससे ज्यादा। अरे कई बार क्या होता है, उसका जो भी, जिसका भी अपन वीर्य एकत्रित कर रहे हैं, वो कई चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर उसका वो क्या है, उस टाइम फुल उत्तेजित हुआ, अच्छे तरीके से उत्तेजित हो गया, तो क्या हुआ, स्पर्म देता है उससे भी अधिक दे दिया, ठीक है। अगर मान लो वो इतना उत्तेजित नहीं हो पाया, आप स्पर्म तो एकत्रित कर रहे हो लेकिन वो इतना उत्तेजित हो नहीं पाया, तो जितना अमाउंट देता है, जितना सामान्य वो मात्रा देता है ना, उतनी भी नहीं देगा वो, उससे भी कम ही देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज इस पे डिपेंड करती हैं। हो सकता है कोई रोग भी हो सकता है, या फिर उसका मूड हो नहीं हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हो सकती है। वैसा बात तो कुछ भी हो सकती है। तो तीन क्या हो गई, अपनी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब चौथी क्या पढ़ेंगे अपने, एजूस्पर्मिया। पिछली बार तो क्या पढ़ी थी अपन ने, एजूस्पर्मिया। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ी थी अपन ने एस्पर्मिया, मतलब क्या है, आयतन शून्य है। अब क्या आ गया बीच में, ये जू और आ गया। देखो यहां तो अपन ने सिर्फ क्या पढ़ा था, एस्पर्मिया, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एजूस्पर्मिया। देखो जू बीच में आ गया, नहीं तो क्या हो जाता है, ये एस्पर्मिया हो जाता। तो जू बीच में आ गया तो मतलब कुछ ना कुछ इसका चेंज हो गया। तो बेटा वीर्य में जो शुक्राणुओं की सांद्रता है, अब बात अपन आयतन की नहीं करेंगे कि 1 ml दे रहा है, 2 ml दे रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, सांद्रता की, कि 1 ml में कितने शुक्राणु हैं। अरे पीछे ही तो बताया था आपको, जिसको अपन ने क्या कहा था, यही तो सांद्रता होती है। तो बेटा अगर एजूस्पर्मिया का मतलब क्या है, कि वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता का शून्य होना, ए आ गया ना आगे, ए का मतलब एब्सेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता का शून्य होना, ठीक है बेटा। अगर जू आ गया ना, ये जू आ गया बीच में, तो मतलब क्या है, वो सांद्रता से संबंधित आ गया काम, ठीक है। अगर जू नहीं आया तो किससे संबंधित था, आयतन से। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना इन परिभाषाओं में आपस में, ठीक है। आपको उस टाइम कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे, अगर ढंग से नहीं पढ़ रखा ना, तो आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में, ऑप्शन जैसे मान लो कि शुक्राणु के आयतन का शून्य होना, और ऑप्शन में क्या क्या मिल जाएगा, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, एस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बेटा कंफ्यूज होने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो अब एजूस्पर्मिया हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, नॉर्मोजूस्पर्मिया। तो नाम से पता लग रहा है, अरे गुरुजी नहीं पता लग रहा, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं आपको, नॉर्मोजूस्पर्मिया। शुरू में क्या आ रहा है, नॉर्मो, नॉर्मो का मतलब कि नॉर्मल, सामान्य। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता का सामान्य होना, कि जितनी सांद्रता होती है ना हमेशा उतनी सांद्रता है, सामान्य सांद्रता, कोई फेरबदल नहीं है भाई। तो वीर्य में
शुक्राणुओं की सांद्रता सामान्य होना। सामान्य का मतलब क्या है कि जितनी हमेशा होती है ना उतनी होगी। जैसे भेड़ में अगर 3000 मिलियन पर एमएल है ना, तो 3000 मिलियन पर एमएल ही है, तो अपन ने उसको क्या कह दिया, नॉर्मोजूस्पर्मिया, कि भाई वीर्य की सांद्रता सामान्य है, ना तो ज्यादा है ना कम है, नॉर्मल है। तो नॉर्मो, इससे याद रख लेना बेटा, नॉर्मो मतलब कि नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता का सामान्य होना, तो बेटा याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे। अब क्या है, अगली जो डेफिनेशन है वो क्या बनी, ओलिगोजूस्पर्मिया। अगली कौन सी होगी, ओलिगोजूस्पर्मिया। अब बेटा इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जू आ रहा है मतलब क्या है, सांद्रता से संबंधित है, ठीक है। ओलिगो का क्या मतलब है कि सामान्य से कम सांद्रता हो गई। ओलिगो का तो मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है ज्यादा या अधिक। तो ओलिगो आ रहा है मतलब कम हो रहा है कुछ ना कुछ, और जू आ रहा है मतलब क्या कम हो रही है, उसकी सांद्रता कम हो रही है। तो देखो इसके नाम में ही सब कुछ है कि वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता का कम होना। वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता का सामान्य से कम होना। ठीक है, वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता का सामान्य से कम होना, क्या बोल दिया अपन ने उसको, ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगो मतलब कम और जू का मतलब क्या कह रहे थे मैं, सांद्रता। ठीक है, तो ओलिगो में क्या हुआ कि वीर्य की सांद्रता है ना वो सामान्य से कम हो गई। अब अपन बात करें अगला, पॉलीजूस्पर्मिया। पॉलीजूस्पर्मिया। अब बेटा अब तो आप खुद ही समझ गए, अब तो कह रहे हो गुरुजी हमें खुद को ही पता लग गया। कैसे कि जू आ रहा है मतलब बात क्या है, सांद्रता की है, और पोली आ रहा है, पोली का मतलब अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया गुरुजी, तो हमें पता लग गया कि वीर्य की सांद्रता का सामान्य से अधिक होना, या वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता, वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता का सामान्य से अधिक होना। पोली आ गया तो पोली का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, से अधिक होना। ठीक है, सांद्रता का सामान्य से अधिक होना। अगर सामान्य से अधिक हो गई तो क्या हो गया, वो पॉलीजूस्पर्मिया आ गया। ठीक है, अगली डेफिनेशन क्या है, नेक्रोजूस्पर्मिया। ठीक है, या अपन क्या करते हैं, यहां तक आपको ये डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसके आगे 3 और बच गई ना, तो चलो 3 तो बता ही देते हैं आपको साथ ही, फिर तो 3-4 की और बच रही है शायद, तो वो तो आपको बता ही देते हैं। फिर अगली क्या हो गई, नेक्रोजूस्पर्मिया। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है भाई, बोले गुरुजी नहीं पता लग रहा अब की बार, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम बताएंगे, पता लगेगा आपको। नेक्रो का मतलब होता है बेटा मरना। ठीक है, नेक्रो का मतलब मृत। ठीक है, तो अगर इसका नाम पता लग गया ना आपको कि नेक्रो का मतलब क्या होता है, मृत। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, नेक्रोजूस्पर्मिया की पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है कि वीर्य में सभी शुक्राणुओं का मृत होना। ठीक है, क्या हो गया, वीर्य में सभी शुक्राणुओं का मृत होना। क्यों, देखो बेटा नाम में आ रहा है नेक्रो। नेक्रो मतलब क्या है, अरे नेक्रो मतलब मृत या मरा हुआ, ऐसे मान लो तुम तो। ठीक है, तो नेक्रो आ गया ना, तो मतलब क्या है कि शुक्राणु सारे क्या है, मर चुके हैं। ठीक है, जितने भी उस वीर्य के अंदर जितने भी शुक्राणु थे,
चाहे 3000 मिलियन थे किसी के अंदर 1200 मिलियन थे बेटा, अब वो है ही नहीं, अब तो वो मर गए सारे के सारे। ठीक है, अगली डेफिनेशन क्या है अपनी 9वां नंबर, एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया क्या है अभी बताता हूं आपको। एस्थेनोजूस्पर्मिया, तो एस्थेनो का मतलब क्या होता है, इसकी गति की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, गति की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि वीर्य में शुक्राणु की गतिशीलता का कम होना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एस्थेनोजूस्पर्मिया। ठीक है, क्या हो गया ये, वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता का कम होना। अरे जो शुक्राणु हवा में उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे मतलब क्या, रॉकेट की स्पीड से चल रहे थे, उन शुक्राणुओं की गति क्या हो गई, अब उनकी तो बैलगाड़ी से भी कम हो गई। ठीक है, उनकी गति क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एस्थेनो। जू आ गया तो भाई शुक्राणु आ गए। ठीक है, क्या आ गया, ये देखो शुक्राणु की गतिशीलता को सांद्रता आ गई। तो सांद्रता में क्या है, सांद्रता मतलब शुक्राणु का कितना अमाउंट है, उसमें शुक्राणु कितने हैं। ठीक है, तो एस्थेनो में क्या हो जाता है, उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है शुक्राणुओं की। ठीक है, तो एग्जाम में देखो वही इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा, ये मत कहना गुरुजी कैसे क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में ऐसा जाएगा, वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता का कम होना क्या कहलाता है, ऑप्शन में मिल जाएगा एस्थेनोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, पॉलीजूस्पर्मिया। तो ऐसे आपको इसमें क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है। अगला क्या है, टीरेटोजूस्पर्मिया। अगली जो डेफिनेशन वो क्या है, टीरेटोजूस्पर्मिया। ठीक है, कि टीरेटोजूस्पर्मिया क्या होती है, तो बेटा वीर्य में अक्रियाशील या असामान्य जो शुक्राणु होते हैं ना, उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। कि जैसे क्या है कि शुक्राणु जितने भी थे, मान लो किसी के अंदर 3000 मिलियन थे, उसमें क्या है कि नॉर्मली अक्रियाशील या कह सकते हैं कि जो असामान्य थे, जो सामान्य नहीं थे शुक्राणु, जिनमें टूट फूट थी कुछ ना कुछ, उनका अमाउंट बढ़ जाए। वो टूट फूट वाले शुक्राणु अधिक मात्रा में हो और जो सही शुक्राणु हो, सामान्य शुक्राणु हो, वो हो कम, तो उसको क्या बोल देते हैं, टीरेटो। टी से क्या याद रख लेना, टूट फूट भाई। ठीक है, कि शुक्राणु में टी से क्या हो गई, टूट फूट, की टूट फूट ज्यादा है, टूट फूट वाले शुक्राणु ज्यादा है, मतलब टूट फूट मतलब कि अक्रियाशील या असामान्य। तो वीर्य में अक्रियाशील और असामान्य शुक्राणुओं की संख्या अधिक हो जाए ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, टीरेटोजूस्पर्मिया। ठीक है, तो वीर्य में अक्रियाशील या उसको अपन असामान्य भी कह सकते हैं, शुक्राणुओं की संख्या अधिक होना। संख्या अधिक होना, ये क्या हो गया, टीरेटोजूस्पर्मिया। और ये क्या हो गए, वीर्य विश्लेषण की जितनी भी डेफिनेशन थी वो हो गई कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो ये आपको बताया ना, इनमें क्वेश्चन आने के देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, इनमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वीर्य में शुक्राणु का मृत होना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अगर आप साथ साथ चल रहे हो, मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो मेरे लाडलो, तो आपको पता होगा, सही कह रहे हो बेटा, नेक्रोजूस्पर्मिया। ठीक है, तो आपको ये सारी डेफिनेशन वगैरह पूरी अच्छे से पढ़नी है। देखो बेटा, अगर साथ साथ चलते रहे, साथ साथ पढ़ते रहे, साथ साथ मेहनत करते रहे ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपका एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं इतनी गारंटी देता हूं। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो बस आपको तो साथ साथ चलना है। ठीक है, गुरुजी जो बात कह रहे हैं, पढ़ना है, पढ़ने का कोई तोड़ नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। चलो आज यही क्लास अपन खत्म करते हैं, धन्यवाद भाई।